थाईलैंड डिपेंडेंट वीज़ा। आखिर थाईलैंड डिपेंडेंट वीज़ा है क्या, किसको मिल सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आप थाईलैंड डिपेंडेंट वीज़ा के लिए कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम ये वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये डिपेंडेंट वीज़ा होता क्या है और किसको मिलता है। थाईलैंड के डिपेंडेंट वीज़ा को नॉन इमिग्रेशन ओ वीज़ा भी बोलते हैं और ये वीज़ा उन लोग को मिलता है कि जो भी फॉरेनर्स थाईलैंड में काम कर रहे हैं उनकी फैमिली को ये वीज़ा मिलता है। मतलब कि अगर आप थाईलैंड में काम करते हो, अगर आपको अपनी फैमिली को थाईलैंड में बुलाना है और आपके साथ उनको रखना है, तो आप जो है वो नॉन इमिग्रेशन ओ यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फैमिली का मतलब अगर आप थाईलैंड में वर्क करते हो और आपके पास वर्क परमिट है, तो आपकी फैमिली यानी कि आपके मदर फादर हो गए, आपके हस्बैंड या तो वाइफ हो गई या तो फिर आपके चिल्ड्रन हो गए, इन लोग को अगर आप थाईलैंड में बुलाना चाहते हो और आपके साथ रखना चाहते हो, तो आप जो है वो नॉन इमिग्रेशन ओ यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन लोग के अलावा आप अपने ब्रदर सिस्टर या तो दूसरे रिलेटिव को जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं ला सकते। डिपेंडेंट वीज़ा के लिए ब्लड रिलेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपका अपनी फैमिली के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है तो आप अपनी फैमिली के लिए नॉन इमिग्रेशन ओ यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से बैंकॉक में काम कर रहा हूँ और मेरे पास वर्क परमिट है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर मेरी फैमिली को मेरे वीज़ा पे आना है तो कौन कौन लोग आ सकते हैं। तो मैं अगर मेरी फैमिली को यहाँ पे लाना चाहूँ तो मेरे मदर फादर के लिए मैं डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि मेरी वाइफ जो है वो मेरे साथ रहती है, तो वो भी डिपेंडेंट वीज़ा पे ही यहाँ पे रह रही है। उसके अलावा अगर कल हमारा बच्चा होता है तो उसके लिए भी मैं डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चाइल्ड रहता है उसका डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो 20 ईयर तक ही वैलिड होता है। मतलब कि अगर उनका 20 ईयर कंप्लीट हो जाता है और वो 21 ईयर का हो जाता है तो उसके बाद वो जो है थाईलैंड में डिपेंडेंट वीज़ा पे नहीं रह सकता। 21 ईयर के बाद उनको जो है वो दूसरे वीज़ा के ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट वीज़ा पे 21 ईयर के बाद थाईलैंड में नहीं रह सकता। ये थाईलैंड का जो है वो एक रूल्स है। जब भी आपको अपनी फैमिली के लिए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना रहता है तो फर्स्टली आपको जो है वो नॉन इमिग्रेशन ओ वीज़ा मिलता है, जिसका जो है वो 90 डेज का वैलिडिटी रहता है। एक बार ये वीज़ा पे थाईलैंड में एंट्री लेने के बाद आपका जितना वीज़ा होगा उतना ही आपकी फैमिली को वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका 1 ईयर का यहाँ पे वीज़ा रहेगा तो आपकी फैमिली को भी यहाँ पे 1 ईयर का वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका 2 ईयर का रहेगा तो आपकी फैमिली को भी 2 ईयर का यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। तो डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो कम्प्लीटली आपके वीज़ा के ऊपर डिपेंड होता है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाइयों के मेरे को कमेंट आते हैं कि भाई डिपेंडेंट वीज़ा पे थाईलैंड में वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि डिपेंडेंट वीज़ा पे आप जो है थाईलैंड में ऑफिशियली वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली मेम्बर का डिपेंडेंट वीज़ा है और यहाँ पे वो थाईलैंड में आके वर्क कर रहे हैं और अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो यहाँ पे डिपोर्ट भी कर सकते हैं या तो उसके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्टली एक्शन भी ले सकते हैं। अगर आपकी वाइफ या तो हस्बैंड भी थाई नेशनलिटी की है तो भी आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आप थाईलैंड के डिपेंडेंट वीज़ा के लिए कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने नज़दीकी कोई भी VFS सेंटर में जाके आप जो है अपने थाईलैंड के डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कि थाईलैंड के डिपेंडेंट वीज़ा के अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए जो है मैं अभी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ, ताकि अगर आपको भी डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो तो आप इजीली कर पाओ। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो आपको जो है वो थाईलैंड के कोई भी वीज़ा के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट पे आ जाओगे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डिपेंडेंट वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई फॉर वीज़ा करके ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई योर वीज़ा टाइप। तो यहाँ पे व्यू मोर पे जाके जैसे आप ये वीज़ा टाइप पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे जो भी स्टेट लगता है तो वहाँ पे आप क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। जैसे हम न्यू दिल्ली सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वीज़ा टाइप लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट वीज़ा टाइप। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने अलग अलग थाईलैंड के वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में इंक्वायरी ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी ओ यानी कि फैमिली मेम्बर और डिपेंडेंट वीज़ा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे
आपके सामने जो है वीज़ा की पूरी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरव्यू है, तो ये वीज़ा किस किस को मिलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसकी पूरी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर के ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वीज़ा फीस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, फोटो स्पेसिफिकेशन, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ जाता हूँ मैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, और जैसे ही आपको ये इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हो, आप जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए लास्ट में दिए गए ये जो ऑप्शन है डाउनलोड द चेकलिस्ट ऑफ कैटेगरी को फैमिली मेम्बर और डिपेंडेंट वीज़ा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी उसका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट विद वैलिडिटी नॉट लेस देन 6 months विद 2 blank पेजेस। तो यहाँ पे आप जिसके लिए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो 6 month या तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 2 blank पेज होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी रिक्वायरमेंट देख सकते हो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल एंड साइन बाय द एप्लीकेंट। तो जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो भी आपको भरना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में इंफॉर्मेशन देता हूँ। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में। उसके बाद आप यहाँ पे तीसरा रिक्वायरमेंट देख सकते हो टू कलर फोटो ऑफ द एप्लीकेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन। तो कलर फोटो की स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे दी हुई है। तो आप कलर फ़ोटो किस हिसाब से चाहिए उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे फ़ोटो स्पेसिफिकेशन में से ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप फोर्थ रिक्वायरमेंट देख सकते हो वीज़ा फीस पेड इन द डिमांड ऑफ 500 रुपीज़ फॉर द सिंगल एंट्री एंड 12,000 रुपीज़ फॉर मल्टीपल एंट्री। तो यहाँ पे आपको जो है डिपेंडेंट वीज़ा की फ़ीस जो है वो आपको सिंगल एंट्री का 5,000 रुपीज़ लगेगा, और अगर आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए तो आपको यहाँ पे 12,000 रुपीज़ लगेगा। और उसके नीचे आप देख सकते हो एविडेंस ऑफ स्पाउस और चिल्ड्रन रेसिडेंस इन थाईलैंड। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो उन लोग के डॉक्यूमेंट हैं जो कि थाईलैंड में काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए वो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप थाईलैंड में काम करते हो तो यहाँ पे आपके कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट और आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर द स्पाउस पेरेंट्स चाइल्ड इज़ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे आपको जो है जिस थाईलैंड कंपनी में आप काम कर रहे हो उनसे जो है उनके लेटर हेड पे इनविटेशन लेटर लेना होगा, जिसमें लिखा होगा कि आप वो कंपनी में काम करते हो और आप अपनी फैमिली को जो है यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हो और डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें अंदर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे स्पाउस पेरेंट्स और चिल्ड्रन कॉपी ऑफ द वर्क परमिट और इक्विवेलेंट इन केस वर्किंग विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड बाय द होल्डर। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी वर्क परमिट की कॉपी भी देना होगा कि जिस कंपनी के नाम पे आपकी वर्क परमिट है उसका जो कॉपी रहेगा वो भी आपको यहाँ पे सबमिट कराना होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट कॉपी और आपका जो वीज़ा लगा है उसकी कॉपी भी देना होगा। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका वीज़ा जो है वो मिनिमम 90 डेज तक वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने हस्बैंड या तो वाइफ के लिए डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी वहाँ पे देना होगा। अगर आप अपने मदर फादर या तो चाइल्ड के डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगेगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो है वो आप कोर्ट में से निकाल सकते हो। अगर आप अपने चिल्ड्रन के लिए डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की जो भी आप डॉक्यूमेंट लोगे वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में होने चाहिए, अपने कोई लोकल लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो है अपना रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेना होगा, वो तो या आप इंडियन एम्बेसी से ले सकते हो कहीं से भी, या तो फिर आप कोर्ट में से रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हो। उसके अलावा आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख सकते हो company recent business certificate and relevant document to confirm that the company is in active status must not be older than the 6 month document मस्ट बी इन थाई लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको जो है जिस थाई कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे आपको जमा करवाने पड़ेंगे ताकि थाई एम्बेसी को जो है कंपनी का स्टेटस पता चल सके और कंपनी रनिंग है कि बंद हो गई, ये सारी डिटेल जो है उनको पता चल सके। इसलिए आपको यहाँ पे कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होंगे। इन केस ऑफ स्पाउस इज वर्किंग विद द company under BOI promotion, original letter from the BOI
फॉर ग्रांट ऑफ डिपेंडेंट वीज़ा। तो अगर यहाँ पे आपकी BOI कंपनी है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको BOI से जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा की परमिशन लेता हुआ एक लेटर लेना होगा। उसके अलावा अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है अपनी डिपेंडेंट की जो है वो टिकट भी निकालनी होगी, तो टिकट भी यहाँ पे वीज़ा के लिए लगेगी आपको। और अगर हम लोग यहाँ पे फाइनेंस की बात करें तो जिसके लिए आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उनका बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे 6 मंथ का लगेगा। अगर यहाँ पे चिल्ड्रन के डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपना यहाँ पे 6 मंथ का जो है वो स्टेटमेंट देना होगा। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ़ोटो की डिटेल दी हुई है कि फ़ोटो जो है वो ये साइज़ में चाहिए और वो फ़ोटो जो है वो 3 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में चाहिए, फेस आइज़ in direct position on the camera without the sunglasses, hat or any other head covering, expect the some religion, belief और ethics background। तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी आप फ़ोटो खींचने जाओगे तो ध्यान में रखनी है, ये सारा स्पेसिफिकेशन है, ऐसा ही आपको फ़ोटो खिंचवाना है अपने डिपेंडेंट वीज़ा के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन इंग्लिश अनलेस स्पेसिफाई एंड अरेंज इन ऑर्डर टू गिवन अबाउ। तो ऊपर के मैंने जैसे आप बताया आपको कि ऊपर के जो भी डॉक्यूमेंट है आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में देना है, लोकल लैंग्वेज में जो भी डॉक्यूमेंट हो गए वो नहीं चलेंगे, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इफ़ रिक्वायर एडिशनल डॉक्यूमेंट और एन इंटरव्यू में बी रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे अगर एम्बेसी को लगता है तो ऊपर जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट दी गई है उसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं और आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। उसके अलावा इन केस ऑफ वीज़ा इज़ नॉट ग्रांटेड द डिफरेंस ऑफ द फीस विल नॉट बी रिफंडेड। तो अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो अगर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो जो वीज़ा फ़ीस होगी वो आपको यहाँ पे रिफ़ंड नहीं मिलेगी। तो ये एक चीज़ है जो कि आपको खास यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जो भी जिस पीरियड का आपको जो है वो थाईलैंड का वीज़ा मिलेगा वही पीरियड के अंदर आप जो है थाईलैंड में रह सकते हो। उसके अलावा अगर आप थाईलैंड में रहोगे तो उसके लिए आपको फ़ाइन वगैरह भी लग सकता है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट नोट्स लिखी गई है कि अगर आपको वीज़ा मिल गया उसका मतलब ये नहीं कि आपको गारंटी जो है वो थाईलैंड में एंट्री मिल जाएगी। ये पूरा जो है वो इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर इमिग्रेशन ब्यूरो को कोई प्रॉब्लम लगती है या तो वीज़ा वगैरह में उनको कोई डाउट होता है तो आपको जो है वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है एक बार आपको वीज़ा मिल गया तो आपको थाईलैंड में एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो इमिग्रेशन ब्यूरो के ऊपर डिपेंड होती है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन लिखा गया आई कंफर्म देता है द रीड गाइडलाइंस एंड अवेयर ऑफ द normal visa process take the working 3 working days and the submission of the additional document take the another 3 working days, the withdrawal request take 2 working days plus additional 2 working days for the center outside the Delhi। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आप वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो नॉर्मली 3 दिन लेते हैं और अगर वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो वो और 3 वर्किंग डेज दूसरे लेंगे। और अगर आपका जो सेंटर है वो दिल्ली के आउटसाइड होगा तो उसका वो 2 डेज लेंगे। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि अप्रोक्सीमेटली आपको जो है वो वीज़ा अप्लाई करोगे उसके बाद 7 दिन तो लग ही जाएगा वीज़ा वगैरह आने में। यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि जो भी लोग थाईलैंड में जाना चाहते हैं उनको जो है मिनिमम 7 डेज पहले तो ये वीज़ा के लिए अप्लाई तो करना ही है, उसके पहले भी कर सकते हो लेकिन जो है वो मिनिमम आपको यहाँ पे 7 डेज तो लेके ही चलना है। तो ये डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे आपका सिग्नेचर, यहाँ पे सबमिट बाय नेम, रिलेशनशिप एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें जो है आपको भर देनी है। ये पूरा ऑफिशियल यूज़ के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इसके साथ साथ मैंने जैसे ऊपर आपको बताया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लगेगा। तो यहाँ पे जैसे आप ये वाले पेज पे आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म करके एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप डाउनलोड फॉर्म पे करोगे आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है मेरे पिछले थाईलैंड के स्टिकर वीज़ा के वीडियो में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो में देख सकते हो, तो आपको पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये जो फॉर्म है आपको कैसे भरना है। वो वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ भरनी है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख के ये फॉर्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा वो वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें भी डिस्कस की हुई है, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसिंग टाइम, ये सारी चीज़ें भी कॉमन ही है सब में। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप मेरे वो वीडियो से ले सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट को आप अपने किसी भी नज़दीकी VFS सेंटर में जाके वहाँ पे जमा करके अपना डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पहले जो है आप अपने नज़दीकी VFS सेंटर में कॉल या तो
फिर वहाँ पे विजिट करके उनको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको अपनी फैमिली मेम्बर के लिए डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप अपने नज़दीकी VFS सेंटर में कॉल या तो वहाँ पे विजिट करके डॉक्यूमेंटेशन की इंक्वायरी ज़रूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।